नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे आरएसएस की। आरएसएस के सरचालक की बात करें तो सरसंघचालक डॉक्टर भागवत आज जनता को संबोधित करेंगे और इसी को लेकर 4 दिवसीय दौरे पर जब वो आए थे जम्मू कश्मीर तो एकमात्र सार्वजनिक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें कि सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि क्या कुछ नए फैसले और अहम फैसले लिए जाएंगे। और वहीं पर आज जब वो सब जनता को संबोधित करने जा रहे हैं तो जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कुछ खास रहेगा उनके अल्फाजों में, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहीं पर आपको बताएं कि जेयू के जनरल जोरावर सिंह सभागार में प्रबुद्ध जनों को संबोधित करेंगे सरसंघचालक डॉक्टर भागवत। और आज ये जो पूरी की पूरी सम्मेलन वहां रखा गया है जहां पर डॉक्टर भागवत आज प्रबुद्ध जितने भी जन हैं उनको प्रबुद्ध जनों को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ संबोधन में जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला भी आ सकता है। 4 दिवसीय दौरे पर थे वो और उसी में आज जो है तीसरा दिन है उनका और आज के दिन वो जब संबोधित करेंगे तो जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कुछ अहम रहेगा वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ज्यादा जानकारी के लिए और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो विनोद जी से जानेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। विनोद जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो 3 दिवसीय दौरा जहां पे हम बोले कि पूरा खत्म हो चुका है तो उसको लेकर क्या कुछ अहम फैसले रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं या फिर आरएसएस को लेकर बात करें तो? देखिए पल्लवी, अभी 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है और सबसे अहम बात यह है कि 4 बजे जब वो संबोधित करेंगे उसमें बड़ी चीजें बाहर निकल के आएंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक का जब दौरा होता है या प्रवास होता है तो उसमें बिल्कुल जो बातें रहती हैं संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, यानी आरएसएस की शाखाओं को और कितना प्रबल बनाया जाए और कितना बढ़ाया जाए और कैसे संगठन को और मजबूत करना है, संगठन के दायित्व, कार्यकर्ता कितना मजबूत है, सेवा भाव कार्यकर्ता में कितना है, इन सब चीजों पे जोर दिया जाता है। दूसरी बड़ी बात यह कि हम हर बार यही चर्चा करते आए हैं कि 5 अगस्त 2019 में जो बड़ा बदलाव हुआ था, जो संवैधानिक बदलाव हुआ था, 370 में संशोधन हुआ, 35 से रिपीट हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर और खासतौर पर जम्मू प्रोविंस जिन्होंने बड़ा वेलकम किया था, ढोल नगाड़े बजाए थे, उनमें क्या प्रतिक्रिया है इस समय के बीच में, यानी 2019 से लेकर 2021 के बीच में क्या बदलाव उनके नेचर में आया है, क्या उनको अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है, इसका आंकलन किया गया। दूसरा, जितने भी प्रचारक हैं और खासतौर पर और होल टाइमर जिनको हम कहते हैं, जो अपना घर बार छोड़ के आते हैं, पूरा समय देते हैं, पूर्णकालिक जिनको कहते हैं, पूर्णकालिकों की संख्या बढ़ाई जाए, होल टाइमर ज्यादा से ज्यादा है ताकि संगठन का और विस्तार किया जा सके। कल भी सरसंघ चालक डॉक्टर भागवत ने यही कहा है कि जब आरएसएस और एक्सपैंड होगा और इसका विस्तार होगा, सारी समस्याओं का निवारण उसी में हो जाएगा। तो इन दिनों में ज्यादातर 2 दिन और आज का दिन लगा करके तीसरा दिन आज, इन दिनों में इन सब विषयों पर चर्चा की गई है और खासतौर पर जो संघ से जुड़े हुए बाकी संगठन हैं उनके भी प्रभारियों ने सरसंघ चालक से मुलाकात की है और अपने अपने विंग के जो कार्यप्रणाली है, उनकी जो काम काज है, उसका पूरा ब्यौरा उनको दिया गया है। जी, वहीं पर विनोद जी, ये भी माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर कोई अहम फैसला लिया जाएगा। तो अभी तक जो 2 दिवसीय दौरा हुआ है उसमें जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई है और क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं? देखिए, चर्चाएं होती हैं। अगर हम आरएसएस चीफ की बात करें तो आरएसएस चीफ फैसले नहीं लेते, लेकिन उनका एक बयान भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। बिल्कुल। इवन यहां तक हाल ही में हमने देखा था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक बंद की कॉल दी थी, बंद सफल रहा, इस पर भी चर्चा हुई है कि आखिर व्यापारी तबका नाराज क्यों है। दूसरा, युवाओं का रोजगार सुनिश्चित रहे, इस पर भी चर्चाएं हुई हैं। ये भी क्योंकि जब 370 में संशोधन हुआ था तो आरएसएस चीफ ने एक बयान भी दिया था, स्टेटमेंट दिया था कि हर एक राज्य की जो उनकी लैंड है और जॉब है वो सुरक्षित होना चाहिए, यानी उन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी का भी दिया था। जितने भी इस वक्त ज्वलंत मुद्दे हैं उन सब पर विस्तार से चर्चा की गई है और उसमें कितनी गंभीरता से चर्चा की गई है। पल्लवी, आज 4 बजे जब वो गणमान्य नागरिकों को संबोधित करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे,
उनका जो संबोधन होगा उनमें बड़ी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस बदलाव को लेकर के क्या नजरिया है और क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बारे में सोचता है। बिल्कुल विनोद जी, अगर बात करें हम लोग आम जनता की, तो आम जनता को भी इंतजार था कि कब वो जनता को संबोधित करेंगे, लेकिन वहीं पर हम जम्मू कश्मीर की आरएसएस इकाई की बात करते हैं तो ये जो 4 दिवसीय दौरा है ये उनके लिए अहम कैसे हो सकता है, उनको इससे क्या कुछ फायदा हो सकता है और क्या कुछ बदलाव जो है वो इस दौरे के बाद हमें आरएसएस इकाई में देखने को मिल सकते हैं। पहले एक चीज आपको बता दें कि कोई भी टीम कैप्टन जब आता है, प्रभारी आता है, चीफ आता है, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल, स्वयंसेवकों का मनोबल बढ़ जाता है। जैसे हम कहते हैं कि रक्षा मंत्री बॉर्डर पर गए हैं, आखिरी सीमा पर एलओसी पर गए हैं, या फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एलओसी पर गए हैं, तो मनोबल जो वहां का जवान होता है उसका मनोबल बढ़ जाता है। वैसे ही अगर आरएसएस चीफ जम्मू में आते, जम्मू कश्मीर में आते, यूटी में आते हैं, तो एक छोटा सा अदना सा स्वयंसेवक भी अपने आप को बड़ा महसूस करता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत हमारे साथ डायरेक्ट संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कल जब 3 अक्टूबर को उन्होंने कार्यकर्ताओं 50,000 कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन संबोधित करना है, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ जाता है। जो निष्क्रिय कार्यकर्ता हो चुके हैं, हो सकता है किसी कारण वो समय ना दे पा रहे हो, जब सरसंघ चालक के साथ वो उनसे मुखातिब होते हैं, उनके संबोधन को सुनते हैं, डायरेक्ट उनसे बातचीत होती है, तो उनका मनोबल भी बढ़ जाता है, यानी उनका मोराल बूस्ट हो जाता है। जो शाखाएं जिनमें संख्या कम थी, स्वयंसेवक कम आ रहे थे, जब ये दौरा होता है, उनका प्रवास होता है, 4 दिन तक लगातार वो यहाँ पे रहेंगे, तो अल्टीमेटली जो स्वयंसेवक होता है उसका मनोबल बढ़ता है। और यही एक कारण है कि यूटी जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इकाई में भी इसी तरह से मजबूती आई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार जी, और जिस तरीके से हमने इस 3 दिवसीय जो अभी तक 4 दिवसीय दौरे पर आए थे सरसंघ चालक, और उसी के साथ आज जो है उनका तीसरा दिन है इस दौरे का, और उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि आज वो जनता को संबोधित करेंगे और जनता को भी इसका इंतजार था कि क्या कुछ चीजें बोली जाएंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए ये अहम दौरा किस तरीके से रहेगा और क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे वो अब संबोधन के बाद हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आपको कश्मीर लिए चलते हैं और बात करें अगर हम लोग पीडीपी पार्टी की, तो पीडीपी पार्टी को लेकर एक बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है, जहां पर पीडीपी को आज एक और बड़ा झटका लग सकता है। और उस बड़े झटके में आपको बताएं कि निजामुद्दीन भट्ट पार्टी से किनारा कर सकते हैं और साथ ही साथ निजामुद्दीन आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन भी थामेंगे। और ये एक के बाद एक जिस तरीके से पीडीपी पार्टी पे हमें देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक झटके पीडीपी पार्टी को लग रहे हैं, और वहीं पर आज एक और ऐसी ही खबर सामने आई है जहां पर निजामुद्दीन भट्ट भी पार्टी से किनारा करेंगे और उसी के साथ साथ जहां पर वो पीडीपी पार्टी को छोड़ेंगे और उसी के साथ वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। और इसके बाद अब क्या कुछ राजनीति रहेगी, क्योंकि पीडीपी पार्टी कहीं ना कहीं घाटी में अपना दमखम बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं पर जब आला नेता पार्टी छोड़कर जाते हैं तो इससे पीडीपी को काफी हद तक नुकसान भी हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सैयद तजम्मुल यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो सैयद तजम्मुल के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार अब पीडीपी की आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी। तजम्मुल, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम निजामुद्दीन की बात करते हैं तो अब वो पार्टी छोड़ रहे हैं, इससे पीडीपी को कितना बड़ा नुकसान होगा और आगे की जो पॉलिसी रहेगी, आगे का जो फ्रेमवर्क रहेगा पीडीपी का, वो किस तरीके से रहेगा, क्योंकि घाटी में पीडीपी एक बहुत मजबूत पार्टी है, लेकिन वहीं पर जब एक के बाद एक आला नेता किनारा कर रहे हैं पीडीपी से, तो इससे सीधा नुकसान पीडीपी को पहुंच सकता है। देखिए, कोई भी लीडर जब पार्टी से निकल रहा हो, जिसके लिए पार्टी ने 30 वर्षों में इन्वेस्ट किया हो, आपको शिकस्त के बावजूद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने वाइस चेयरमैन वक्फ बोर्ड तैनात किया, आपको वो सहाफत में थे निजामुद्दीन भट्ट साहब, और उसके बाद आपको एमएलसी बनाया गया पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने, और उसके बाद इलेक्शन जितवाया, क्योंकि इससे पहले जो निजामुद्दीन भट्ट इलेक्शन लड़ते रहे वो कामयाब नहीं होते थे, जब तक न पीडीपी ने पूरा पार्टी का एजेंडा अवाम तक पहुंचाया, और उसके बाद निजामुद्दीन भट्ट जो है वो उस्मान मजीद के मध्य मुकाबले जीत गए। यानी पार्टी का जो इन्वेस्टमेंट 30 वर्षों का है, 2003 से लेकर लगातार वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ रहे, उससे कबल भी वो जम्मू कश्मीर में बड़े अहम ओहदों पर रहे, सहाफत को बड़े नजदीक से देखा, और उसके बाद अभी अभी मैं आपको बता दूं कि उनकी जो करीबी रिश्तेदार है उसको वाइस चेयरमैन पीडीपी ने बनाया पीएचजीडी के वोट से,
और जिस वक्त उनके घर में उनके करीब रिश्तेदार जो है उन्हें जोन प्रेसिडेंट तक बनाया, उनके करीबी साथी को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया। ये पार्टी ने एक लीडर पर इन्वेस्ट किया और उसके बाद एक लीडर जो है वो गुज़श्ता 5-8 बरसों से थोड़े से दूर है। और पीडीपी ने वैसे भी मैसेज भिजवाया था कि आप चाहे तो पार्टी से रुखसत हो सकते हैं, आप चाहे तो पार्टी में रह सकते हैं, लेकिन इंतखाबी अमल में आपको बहसत उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जा सकता। ये पार्टी ने फैसला किया था 1 साल पहले, चाहे पार्टी में आपके लीडर कम हो या ज्यादा। इसी बीच में बड़ी खबर अब यह है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक वाइस चेयरमैन और साबिक एमएलए एडवोकेट निजामुद्दीन भट्ट आज ठीक 2 बजे श्रीनगर के कमरवारी इलाके दारुल जवाद में इमरान रजा अंसारी के घर पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस को शामिल हो रहे हैं। हालांकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस में पहले भी निजामुद्दीन भट्ट रह चुके हैं, लेकिन पीडीपी में उनका उरूज शुरू हुआ, जीतने का जो ग्राफ था वो ऊपर आने लगा था, अब दोबारा उसी ग्राफ में जाने लगे पीपल्स कॉन्फ्रेंस में। इसे एक तरफ जब आप कहते हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए क्या इसके बाद रास्ते होंगे, पीडीपी ने फार्मूला ये तरतीब दिया है कि आइंदा कुछ दिनों में नए चेहरों को मैदान में उतारा जाएगा, यंग फेसेस को लाया जाएगा जो जम्मू कश्मीर में सियासत को ज्यादा उतना ना जानता हो, लेकिन अच्छे घरानों से अच्छे पढ़े लिखे हों और ये समझते हों कि 35 से 370 का नुकसान पहले मुल्क को है, हिंदुस्तान को है, उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को है। बिल्कुल। तजम्मुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पीडीपी के आगे की जो पॉलिसी है वो ये रहेगी कि नए चेहरों को लाया जाएगा, लेकिन वो एक स्टार्टिंग से ग्राफ शुरू करना कितना मुश्किल है, क्योंकि पीडीपी पार्टी के लिए जब नए चेहरे आएंगे और आला नेता जब पीडीपी को छोड़कर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो पीडीपी को देखने को मिलेगा और बहुत मुश्किल से जो है पीडीपी को वापस से वो मजबूती लाने में भी वक्त लग सकता है। देखिए, एक हो गया कि पार्टी छोड़ रहे हैं, मैं आपको नजीर अहमद लावे की बताऊं, मैं आपको फैयाज अहमद मीर की बताऊं, मैं आपको बशार बुखारी की बताऊं, मैं आपको मंसूर पीर की बताऊं, इन लोगों को पार्टी से एक्सपेल किया गया था, पार्टी ने निकाला हुआ था क्योंकि उन पे शक था कि वो प्रॉक्सी के तौर पर काम करते हैं, पार्टी किसी का काम है और नाम किसी और पार्टी का है। यानी इतना भी दिल पार्टी प्रेसिडेंट अभी रखती है कि सख्त परेशानियों के बावजूद जहां लोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ हैं, जो पार्टी सदर का दावा है कि इंफरादी हैसियत के तौर पर इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोग आए थे और वापस चले गए। लेकिन जिस वक्त आप इन लीडरों की बात करते हैं, इन्हें 12 पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नए चेहरों में आप देखिए सुहेल बुखारी को इस वक्त एडवाइजर, चीफ स्पोक्स पर्सन और कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज संग्रामा, ताहिर से तर्जुमान, डॉक्टर हरबख्श तर्जुमान, नजमो साकिब तर्जुमान, ये नए चेहरे जो हैं ये जम्मू कश्मीर की सियासत को अब नए रंग से, नए समत में देखना चाहते हैं। और ये वजह है कि पीडीपी ने अब जो पुराने चेहरे पार्टी के साथ वफादारी नहीं कर सकते हैं, जिनकी अपनी मजबूरियां हैं, अपने बिजनेस के मामलात है, अपने जाती ताल्लुकात है और मरकज पे उसका बोझ ज्यादा पड़ सकता है, वो अलग हो गए और उसके बाद नए चेहरों को जिम्मेदारी मिलेगी और हो सकता है कि अवामी अदालत में जब जाए इंतखाबात में उन्हें यह बात पसंद आए कि महबूबा मुफ्ती ने काफी ज्यादा डिटेंशन जेल में गुजारा, उनकी वालदा को ईडी ने तलब किया, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर में वो चाहती हैं कि 35 से 370 टूटने के बाद इसका ज्यादा नुकसान मुल्क को है, जम्मू कश्मीर को तो है ही, जम्मू वासियों को तो है ही। देखिए दूसरी पार्टियां, एक और सवाल यहाँ पर जो आखिरी मेरा आपसे रहेगा कि जम्मू की बात करें तो जम्मू में जो पकड़ है पार्टी की वो कहीं ना कहीं ढीली होती जा रही है। हालांकि कश्मीर में एक बहुत बुलंद नारे के साथ जो ये पार्टी है वो वहां पर उभर रही है, लेकिन वहीं पर जम्मू के लिए कितना ज्यादा जम्मू की जो जनता है, क्योंकि अभी जहां पर मैं देखने को मिला कि महबूबा मुफ्ती पिछले दिनों जम्मू के दौरे पर आई थी, लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं उनको देखना पड़ा कि जो जनता है वो रोष प्रकट कर रही थी और बहुत मुश्किल है पीडीपी के लिए जम्मू में उभर कर आना। तो यहाँ पर पीडीपी की नीतियों में बदलाव की कितनी ज्यादा जरूरत है अगर वो जम्मू की जनता को, जम्मू की आवाम को अपने साथ करना चाहती है? तो देखिए, पहले सवाल ये है कि खता पीर पंचाल और रजौरी, किश्तवाड़, मेंढर, छंब, इन इलाकों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अच्छी खासी बेस बनाई थी और यकीन माने जिस वक्त हमने पीडीपी को इक़्तिदार में देखा तो सबसे ज्यादा शेयर जो है वो इसी इलाके को गया, खता पीर पंजाल को गया और उसके बाद बकिया इलाकों में जुल्फकार चौधरी से लेकर जो पहला एमएलसी बना था, आपको याद होगा मेंढर से बना था, जब उस वक्त मुर्तजा खान को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी टिकट पे एमएलसी बनाया था। मुर्तजा खान का वजूद सियासत में नहीं था, वो सियासी घराने से नहीं था, उनके वालिद मिनिस्टर नहीं रह चुके थे, सिवाय लॉ ग्रेजुएट के बाद उन्होंने बाहर पढ़ाई की थी, लेकिन उसके बाद मुजफ्फर बेग के साथ कुछ वक्त गुजारा और मुफ्ती सईद ने उस वक्त उन्हें एमएलसी बनाया। उसके बाद दूसरी पोजीशन चौधरी जुल्फकार जीत के मिनिस्टर बनाया। सुरेंद्र चौधरी को
नौशेरा से शिकस्त देने के बाद, रविंद्र रैना ने शिकस्त देने के बावजूद से एमएलसी बनाया। ये पीडीपी का इन्वेस्टिगेटिंग ग्राफ है जम्मू में। वापस में क्या मिला, जो इन 35 से 370 खत्म हुआ, लीडरों ने आहिस्ता आहिस्ता हीले बहाने करके बताया कि जम्मू में जी नए नए लोग आ रहे हैं, उनको जिम्मेदारियां दे रहे हैं, हम छोड़ के जा रहे हैं। अरे नए लोग जब आ रहे थे आपको संभालना चाहिए था उनको। मुझे लगता है आपका सवाल दुरुस्त है, जम्मू में और बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन सारे लोग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और बाकी पार्टियों के साथ जाकर सियासत अपनी जारी नहीं रखना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो बाकी मुफ्ती सईद और महबूबा मुफ्ती के एजेंडे को समझ सकते हैं, अच्छा है या बुरा है उनको शायद पसंद आया होगा। मुझे लगता है कि जम्मू में भी अभी अच्छी और अहम शख्सियत, फिरदौस टाक को एमएलसी बनाया किश्तवाड़ से, जहां पर आप सोच भी नहीं सकते हैं कि सजाद किचलू और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सुनील शर्मा के सामने कोई तीसरी पार्टी उभर सकती है या चौथी। लेकिन फिर भी वहां पर इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा, आप वोटरों के पास जाइएगा, वहां भी अपना शेयर दिया किश्तवाड़ को। अब रद्द अमल में जम्मू में मुझे लगता है कि और बेहतर करने की जरूरत, शायद पार्टी इसलिए महबूबा मुफ्ती ने 5 दिन जम्मू में दिए और लोगों से फीडबैक हासिल किया और आइंदा कुछ दिनों में और दौरे मुतवक्को हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सैयद तजम्मुल, जो कि कश्मीर से जुड़े थे, और जिस तरीके से हमने पीडीपी पार्टी के बारे में बात की और आपको बताया कि एक और झटका जो है वो पीडीपी पार्टी को लगने जा रहा है, जहां पर निजामुद्दीन भट्ट अब पार्टी से किराना कर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ जा रहे हैं और वो पार्टी को ज्वाइन करने लगे हैं। तो चलिए अब आपको सुचेतगढ़ लिए चलते हैं और बता दें कि सुचेतगढ़ में भी एक नई पहल शुरू होने वाली है। बीटिंग रिट्रीट का जो ये आगाज है वो सुचेतगढ़ बॉर्डर पे हमें देखने को मिलेगा और जम्मू के पर्यटन से जुड़े कारोबारी भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ बात करें अगर हम लोग कारोबारियों की, तो उन्होंने सरकार के इस फैसले का आभार भी जताया है कि सुचेतगढ़ में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी आज से उसका आगाज होगा और उसके बाद वहां पर जो कारोबारी है उनका ये कहना है कि इससे कारोबार भी बढ़ेगा और साथ ही साथ जो पर्यटन से जुड़े लोग हैं उनको भी फायदा होगा। और इसी के साथ अगर पूरे हम जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू को भी इससे फायदा होगा। वहीं पर आपको बताएं कि बीटिंग रिट्रीट की सेरेमनी जो है आज से आगाज होगा इसका सुचेतगढ़ बॉर्डर पर, और उसके बाद से इसी तरीके से ये जारी रहेगा। और वहीं पर जो कारोबारी हैं, जो इस पर्यटन से जुड़े, टूरिज्म से जुड़े जितने भी लोग हैं, उनको भी इससे फायदा होगा। ज्यादा जानकारी क्या है तो चलिए आइए आपको ज्यादा जानकारी दिखाते हैं। सालों से आपने देखा होगा कि जम्मू से ट्रेन कटरा जाने के वक्त यहाँ का बिजनेस निचले स्तर पर चला गया और इसके बाद कोविड और पोस्ट कोविड के कारण यहाँ का बिजनेस ना के बराबर रहा। वो इस स्टेप से यहाँ पे सेरेमोनियल पीरियड्स ऑन द पैटर्न ऑफ बागा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर, जम्मू के लोग पर्यटन के साथ जुड़े हुए लोगों की काफी देर से ये डिमांड थी कि जम्मू में ये टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यहाँ पे सेरेमोनियल पीरियड्स की जाए। और सरकार चाहे, हालांकि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं मिली है, लेकिन यहाँ की तरफ से सरकार जो करने जा रही है, निश्चित तौर पर यहाँ का बिजनेस, टूरिज्म के साथ जुड़े हुए लोगों को वहां पे इकॉनमी बूस्ट होगी, टूरिज्म बढ़ेगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, गांव के लोगों को टूरिज्म बढ़ेगा, विलेज टूरिज्म जिसे सही मायने में कहते हैं बढ़ेगा। और सरकार से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वहां पे इसके साथ साथ जैसे बागो बॉर्डर, अटारी बॉर्डर में है, उसकी तरह पैटर्न के ऊपर भी डेवलप किया जाए, ताकि वहां पे ट्रेन जो सियालकोट से पहले 47 से पहले जाती थी, उस पैटर्न के ऊपर छोटे सा ट्रेन एक रखी जाए वहां पे, ताकि लोगों को मुख्य आकर्षित किया। आज 2 अक्टूबर का दिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है कि सुचेतगढ़ बॉर्डर पे भी परेड जो है वो शुरू की जा रही है, हम इसका वेलकम करते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी कि सुचेतगढ़ बॉर्डर को भी बागा बॉर्डर की तरह, बागा बॉर्डर के पैटर्न पे यहाँ भी परेड करवाई जाए, वैसा ही सिस्टम यहाँ भी बनाया जाए। ये हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी तरफ से परेड करवाई जा रही है। बेशक पाक इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है अभी, लेकिन हमारे लिए ये वेलकम स्टेप है। इससे जो हमारी टैक्सी इंडस्ट्री है उसके काम में बढ़ोतरी होगी। हम सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का स्वागत करते हैं। आज जिस तरीके से आरसपुरा सुचेतगढ़ बॉर्डर के अंदर बीटिंग द रिट्रीट जो एक प्रोसेस शुरू हुआ है, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम इसका स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे भारत के लिए
ये एक बहुत बड़ा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगा। इससे यहाँ के जो आम समाज के लोग हैं उनको भी इसमें व्यापार के तौर पर प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं रणधीर सिंहपुरा सुचेतगढ़ बॉर्डर का वर्ल्ड मैप पर एक नाम होगा। इसके लिए मैं यहाँ के सभी लोकल बाशिंदों को बहुत बहुत बधाई। बीटिंग रिट्रीट का जो कार्यक्रम सुचेतगढ़ बॉर्डर पर, जम्मू के सुचेतगढ़ बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर सरकार जो आयोजन करने जा रही है, अटारी बॉर्डर की तरह ये कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ये एक अत्यंत ही प्रशंसनीय कार्य है। मेरा ये मानना है कि बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम जो है बहुत बढ़िया साबित होगा। मैं इस सफल कार्यक्रम के लिए जो आगे भी जहाँ चलता रहेगा उसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार को बधाई देता हूँ और टूरिज्म डिपार्टमेंट से ये उम्मीद करता हूँ कि वो सुचेतगढ़ के रास्ते में जितने भी पर्यटन स्थल पड़ते हैं या जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनको फिर से वो डेवलप करेगी। जैसे कि मीरा साहब का ऐतिहासिक मंदिर और रास्ते में पड़ने वाले जितने भी छोटे मोटे रेलवे स्टेशन जो पुराने हैं उनको डेवलप किया जाए। इसके अलावा जो हमारा घराना वेटलैंड का एरिया है उसकी अप्रोच रोड और वहाँ पर जो है टूरिस्टों के लिए कुछ अच्छे इंतजाम किए जाएं और वहाँ पर जो गांव के लोग हैं उनके लिए भी कुछ डेवलपमेंट वर्क्स किए जाएं ताकि वो उनको इस टूरिज्म का बढ़ावा। दिल्ली की सीमा पर राजमार्ग रोककर कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। किसान महापंचायत को फटकार भी लगाई है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सियासी दलों के नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रदेश कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित अन्य दलों के नेताओं ने जहां सुप्रीम कोर्ट की इस बात पर सहमति जताई है, वहीं पर केंद्रीय सरकार पर भी निशाना साधा है। इन दलों के नेताओं के मुताबिक जब देश का किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है, फिर सरकार किसानों की बात क्यों नहीं मान रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सरकार को भी दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। वहीं किसानों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई फटकार को लेकर प्रदेश भाजपा के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये बात सही है कि जब धरना प्रदर्शन होते हैं तो उससे आम आदमी जो है वो बहुत परेशान होता है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कुछ हद तक आम आदमी को रिलीफ देने वाली भी है। लेकिन इसके साथ ही हमारा ये मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की ऐसी सरकार है जो किसानों के प्रति असंवेदनशील है। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो जाने के बाद आज भी सरकार जो है वो जागी नहीं है और जिस तरह से पार्लियामेंट में ध्वनि मात्र से ये बिल पारित करवाया गया और बिल पारित होने से पहले ही पूंजीपतियों ने भूमि अधिग्रहण करके बड़े बड़े गोदाम बना लिए थे, इसमें सरकार की कारकर्दगी के ऊपर निस्संदेह सवालिया निशान लगता है। और हम ये सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि साथ में सरकार को भी कुछ इस तरह से दिशा निर्देश जारी करे ताकि जो किसान हैं, जो सड़कों पर हैं, इतने महीनों से परेशान हैं, वो भी उनके बारे में भी कोई संज्ञान लेना चाहिए और किसानों को भी कोई रिलीफ देने के लिए सरकार को दिशा निर्देश जो है वो उच्च न्यायालय की तरफ से जारी होना चाहिए। किसानों का आंदोलन जो है वो बड़ा गंभीर होता जा रहा है और ये हकीकत है कि जब भी आज की डेट के ऊपर किसी जगह सड़क बंद हो जाती है तो उसमें जो मरीज होते हैं उनकी मौत होती है। बहुत से लोग अपने घरों को टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर इसका नोटिस लिया कि भाई जब सिटी के अंदर किसान आएंगे तो ज़रूरी है कि वहाँ मुश्किल होगी। इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसानों के इस आंदोलन को सीरियसली लें और इसको हल करने की कोशिश करें। किसानों के आंदोलन को नॉन सीरियसली लेना शायद बदकिस्मती की बात है। किसानों के साथ खिलवाड़ करना बदकिस्मती की बात है। जब सारे ही किसान कहते हैं कि ये जो 3 बिल हैं ये किसानों के हित में नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम है कि क्यों एक ईगो बन गया है कि इन बिलों को रखना है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है वो तो लोकतंत्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं की है। लोकतंत्र को बहाल करते हुए, लोकतंत्र की बात करते हुए आम आदमी को परेशानी नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तरफ इशारा दिया। हमने पहले भी देखा कि आंदोलन जो है वो कई दफा उग्र रूप ले लेता है, कई दफा आपे से बाहर हो जाते हैं लोग। उस सूरत में जो आम आदमी है और दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है
प्रदर्शन करने का हक सबको है, पर जिस तरह से इतना लंबा वो प्रदर्शन चल रहा है और तकरीबन सब जगह नेशनल हाईवे पे आज जो टोल प्लाजा है वहां पे किसान बैठे हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं, तो मुझे लगता है अपनी बात रजिस्टर कराने के लिए उनके पास बहुत सारी जगहें हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की है, वो मुझे लगता है लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, और उन्होंने ये भी कहा है कि आप वही लोग हैं जो वहां बॉर्डर्स पे आंदोलन कर रहे हैं, जिसके लिए उनको हलफनामा भी देने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर उन्होंने कहा कि हम वो नहीं है, हम दूसरे संगठन से हैं, पर उसमें मुझे लगता है जो संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का लिया है वो कहीं ना कहीं उसमें एक जो जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट की है देश के प्रति, उसको ध्यान में रखते हुए, लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की। और किसानों को भी अपनी आवाज जो उठाने के लिए मुझे लगता है एक अगर विकल्प की जरूरत है तो बात करके और इस तरह से प्रदर्शन किया जाए जिससे आम जन को असुविधा ना हो। जो भी कानून बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, ये बहुत बेहतर कानून है, सरकारों किसानों के हक के लिए हैं, फायदे के लिए हैं, और बहुत प्रॉपर ढंग से सरकार ने सोच समझ के बनाए हैं। और सरकार इस इशू के ऊपर बार बार किसानों को, इनके लीडर्स को बुला भी चुकी है, न्योता भी दे चुकी है कि आइए बैठ के बात करेंगे। लेकिन अगर आप वो अपने एक रास्ते पे बैठे हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये सही रास्ता है किसानों का। किसानों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और एक अच्छे ढंग से, एक अच्छे देशवासी होने के नाते उनको आगे एक कदम बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर वो इस चीज को आगे लेके चलते हैं तो सरकार उनके साथ खड़ी है। अगर सरकार की आप बात करते हो, सरकार इस चीज को समझती है क्या सही है क्या गलत है। किसानों के ये जो ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम पे इन धरने प्रदर्शनों पे बैठे हुए हैं, ये लोग किन ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये भी एक सोचने की बात होगी। और सरकार हमेशा किसानों के साथ है, किसानों के हक के लिए खड़ी है। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बार बार इस चीज का ऐलान भी किया और बताया भी, और जो कुछ सरकार कर रही है किसानों के लिए वो सभी लोग जानते हैं, पूरी देश की जनता जानती है। आम आदमी को तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।